ये मांगा 1 घंटा। ऐवान को हिरासत की मजम्मत करनी चाहिए। सज्जाद शाहीन ऐवान को पीएस से हटाने का फौरन मुतालबा करना चाहिए। सज्जाद शाहीन ने कहा। नजीर गुरेजी, सज्जाद लोन, शेख खुर्शीद ने भी उठाया मुद्दा। बीजेपी के आरएस पठानिया ने भी की मुखालिफत। मामला कोर्ट में है, इस पर बहस नहीं होनी चाहिए। आरएस पठानिया ने कहा। डिप्टी कमिश्नर ने कानून के तहत की कार्रवाई। आरएस पठानिया ने कहा। आपको बता दें, महराज मलिक पर पीएसए का मामला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद शाहीन ने उठाया मुद्दा। डोडा एमएलए पर लगे पीएसए को लेकर चर्चा की मांग। बानिहाल एमएलए ने चर्चा के लिए मांगा 1 घंटा। ऐवान को हिरासत की मजम्मत करनी चाहिए। सज्जाद शाहीन ऐवान को पीएस से हटाने का फौरन मुतालबा करना चाहिए। सज्जाद शाहीन ने कहा। नजीर गुरेजी, सज्जाद लोन, शेख खुर्शीद ने भी उठाया मुद्दा। एमएलए डोडा महराज मलिक साहब गैर कानूनी तौर पे पीएसए की इस वक्त सजा भुगत रहा है जेल के पीछे। मेरी ये गुजारिश है कि हाउस जो है 1 घंटे के लिए उसके लिए डिबेट के लिए मुकर्रर करे, ताकि आज महराज मलिक के ऊपर गलत इल्जाम लगा के उसको सलाखों के पीछे धकेल दिया गया, उसकी आवाज बंद करने के लिए कल गैर जमहूरी तरीके से दूसरे किसी एमएलए को सलाखों के पीछे ये धकेल दिया जाएगा। ये बड़ी रॉन्ग प्रेसिडेंस है, इसको रोकने की जरूरत है और ये साउथ को उसको कन्वर्ट करना चाहिए। और हम ये मांग कि फौरी तौर पर उसका जो पीएसए के जो उसको रिवोक किया जाए और उसको जल्द से जल्द वापस इस असेंबली में आने की बात। पहले दिन एक विषय को लेकर असेंबली के एक हवाले से प्रेस रिलीज दिया गया कि असेंबली के विषय पे कर आज फिर मेरे लंदन आदमी विषय पे कर दिया गया। किसी आदमी पे पीएसए इन्वोक करना जिसकी सब्जेक्ट डिक्लेरेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, दैट्स सिंपल। इसमें सरकार ने किसी को लेकिन इसका मतलब नहीं है हाउस में करना जो मर्जी जब चाहे जैसे मर्जी करे, दैट्स नॉट द केस। कुछ लिमिटेशन, कुछ रूल्स एंड डू नॉट असेंबली भी फॉलो करते हैं। असेंबली रूल्स ऑफ प्रोसीजर वाले होली बुक है। Can issue which is already pending adjudication before a court of law, can it be adjudicated on the floor of the House or not? Very simple. You can't start the आपकी बात महराज मलिक साहब जो इस वक्त है हमारे साथी है, उसने कोई ऐसा मिलिटेंसी का काम किया होता, कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी किया होता तो कोई भी आगे उसका सपोर्ट नहीं करते और ना हम करते। हम हमेशा इसके खिलाफ होते। लेकिन ये कहना कि डीसी को पावर दिए गए हैं, वो किसी को भी पीएसए का अंदर कर देगा और जब मर्जी है वो कल आपको करेगा, परसों उसको करेगा, वो इजाजत नहीं दी जाएगी। नंबर 2, आप कह रहे उसको डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ नहीं। सुनिए नो कोर्ट ऑफ लॉ का मतलब नहीं हो गया, कोर्ट ऑफ लॉ का मतलब नहीं हो गया कि अगर किसी हाउस में कोई बात करना चाहे वो कोर्ट में पेंडिंग केस हो, we can talk, we can discuss here. ये सबसे सुप्रीम है, it is supreme to court. कोर्ट वही लॉ जो यहाँ पर आते हैं उस पर इंटरप्रेट करता है। आपका ये कहना कोर्ट में कोई चीज है हम डिस्कस नहीं कर सकते, तो हमारा मुतालबा ये है सर, हमारा मुतालबा ये है कि इस पे एक कमेटी बिठाई जाए और इस पे इंडेप्थ देखा जाए कि महराज मलिक का को बनता था ये कि पीएसए लगाना या नहीं। डीसी इज नॉट फाइनल अथॉरिटी कि वो जिसको चाहे कर सकते, जिसको चाहे बात करते, क्या बोलते हैं आप? पीएसए नंबर 1 अगेंस्ट महराज मलिक साहब इज टोटली अनजस्टिफाइड। ऑल एंड व्हाट एल्स इज अनजस्टिफाइड। ये काला कानून है जो सबने यहाँ इस्तेमाल किया और इस महराज मलिक साहब के खिलाफ कुछ पार्टियों ने जो परसों से इल्जाम लगाए हैं, they should also come up and apologize because I have seen the social media, वो जेल में है। सज्जाद साहब देखिए ना, हमें रूल्स के काम करना चाहिए। ये हाउस रूल्स के मुताबिक चलता है। थोड़ा मिर्ची तो लगती है ना, जिन्हें मैं पढ़ूँ यही रूल 58 सब रूल 7 उसमें लिखा है कि इट शुड नॉट बी पेंडिंग इन कोर्ट ऑफ लॉ।
which is competent to hear the case. In any court of the country, ये मामला चूंकि सब जुडिस है, ये मैं कह रहा ये मामला चूंकि सब जुडिस है, it is not a matter of recent occurrence, इसलिए मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ, इसको मैं अलाउ नहीं करता। जम्मू कश्मीर के डिप्यूटी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने महराज मलिक पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाए जाने की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने इसे जमहूरियत का सियाह दिन करार दिया। चौधरी ने कहा कि इंतखाबी नुमाइंदों को अवाम की आवाज उठाने पर मुजरिम नहीं ठहराया जा सकता। हमारे एमएलएज अवाम के चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनकी आवाज को खामोश करना जमहूरियत को कमजोर करता है। डिप्यूटी सीएम ने हुकाम से मुतालबा किया कि महराज मलिक पर लगाए गए पीएसए को फौरन मंसूख किया जाए। डेमोक्रेसी का कत्ल है, ये डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए और ये आज़ादी पाने के लिए लाखों कुर्बानियां दी गई हैं और इसलिए नहीं दी गई थी कि हम एक इलेक्टेड लोगों को चुने हुए नुमाइंदे को एक आदमी जो मुलाजम है, एक पब्लिक सर्वेंट है और वो अपनी कलम से पीएसए लगाएगा और अंदर कर देगा, ये कतई किसी डेमोक्रेसी में हम नहीं मानेंगे। पीडीपी लीडर वहीद परा ने कहा है कि राज्यसभा इंतखाबात में हमारी पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जम्मू कश्मीर का मुश्तरका मुफाद के लिए दिया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि रिजर्वेशन सिस्टम को आबादी के हिसाब से मुनासिब तौर पर तब्दील किया जाए और नौजवानों के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के गलत इस्तेमाल को फौरन खत्म किया जाए। वहीद परा ने कहा कि अब वक्त है कि हुकूमत इंसाफ, बराबरी और बेहतर नुमाइंदगी की बुनियाद पर आगे बढ़े ताकि नौजवानों का एतमाद बहाल हो सके और जमहूरी अमल मजबूत हो। द इशू इज़ अबाउट दैट आज महराज पे लगा है, कल किसी और पे लगेगा। पब्लिक सेफ्टी एक्ट का जो मिसयूज़ है जम्मू कश्मीर में हमेशा से हुआ है और हम सभी लोग उस पर मतलब सबको उसका पता है। तो वी आर सेइंग कि अगर आज एमएलए पे लगा है, आप उसको डिस्कस करिए, डिबेट करिए और एक तो ये स्क्रैप होना चाहिए और भी जो नौजवान जेलों में बंद है, कैदों में है, एफआईआरों में है, उसको भी विड्रॉ करिए, इनको बेल दीजिए। उसके साथ साथ उनको घर वालों से मिलने दीजिए, उनको बाहर के जेलों से वापस लाइए और एक मतलब नौजवानों को जो केसेस है उसमें नज़रसानी होनी चाहिए। फारूक साहब ने कल कहा हम एक डिफरेंट पार्टी से है और हमें कोई ये नहीं है कि हमें किसी पार्टी को वोट देना था, लेकिन क्योंकि महबूबा जी ने फैसला लिया एक लार्जर इंटरेस्ट को देख के हमें लगा कि कलेक्टिव इंटरेस्ट जम्मू कश्मीर की इस वक्त है 3-4 सीटों पर यहाँ के एमपी साहब बनने चाहिए। तो हमने कोशिश की है, बाकी वक्त खुद बोलेगा और वी आर नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन बट वी आर अकाउंटेबल टू आवर ओन कॉन्शियंस। वी हैव वोटेड इन फेवर ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस बिकॉज देयर वाज एन अंडरस्टैंडिंग विद द नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप, तो वी वांटेड दैट देयर कैंडिडेट शुड विन। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला के राज्यसभा इंतखाबात पर दिए गए बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बीजेपी स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर ने उन पर इल्जाम लगाया कि वो अवाम को गुमराह कर रहे हैं और अपनी पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ठाकुर ने कहा कि बीजेपी की जीत किसी हॉर्स ट्रेडिंग का नतीजा नहीं बल्कि उमर अब्दुल्ला की सियासी फरेब के खिलाफ लोगों की नाराजगी की अक्कासी है। उन्होंने दावा किया कि कई एनसी के एमएलएज ने अपने ही उम्मीदवारों के खिलाफ वोट डाले जो पार्टी के अंदर गहरे एतमाद के फुकदान को दिखाता है। उन्होंने ये भी कहा कि जहां पीडीपी के वोट इलाकाई असरात से मुतासर थे, वहीं बीजेपी की जीत इस बात की दलील है कि पार्टी को अब जम्मू कश्मीर भर में बढ़ती हुई अवामी कबूलियत हासिल हो रही है। डॉक्टर फारूक साहब को भी उसके टाइम में भी उससे सपोर्ट लेके उसकी गवर्नमेंट को भी गिरा दी और अब यकीन मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी उमर साहब को गिराना नहीं चाहती, लेकिन बहुत जल्द नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज ही इस डिक्टेटरशिप, इस झूठ, फरेब, मकारी, विश्वासघात के खिलाफ निकल के उमर साहब की गवर्नमेंट को भी गिराई। बात पे कह रहा हूँ, नाराज़गी जो है, नाराज़गी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर है। जिस तरह से 8 वोट मैंने आपको गिनाए, 4, 3 और 1 जो मैं आपको गिनाए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग ही जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपोजिट चलते, आगा रोला साहब और कल मियां अल्ताफ साहब, उन्होंने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के झूठ, फरेब, मकारी के खिलाफ मोर्चा खोल के रखा है। यही बात तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ और आपके माध्यम से भी लोगों को समझाना चाहता हूँ। जिस तरह से झूठ, फरेब और मकारी इन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम से की, ये कोई हार्ड स्ट्रेडिंग नहीं है। ये जो वोट मिला है ना, ये उमर अब्दुल्ला के खिलाफ
ये वोट है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ वोट है, ये धोखेबाजी के खिलाफ वोट, ये झूठ के खिलाफ वोट है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लोगों को बोला। जेकेएनसी के एमएलए सलमान सागर ने कहा कि बीजेपी ने 2 एक्स्ट्रा वोट मैनेज करके जीत हासिल की है। उन्होंने दावा किया कि एनसी कांग्रेस पीडीपी का इत्तेहाद मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद रहा और किसी तरह की टूट फूट नहीं हुई। सलमान सागर ने वोट चोरी के दावों को सियासी अफवाहें करार देते हुए सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बातें सिर्फ सियासी माहौल को गुमराह करने की कोशिश है, जबकि हकीकत में इत्तेहाद के तमाम अरकान मुत्तहिद हैं। हमको चौथी सीट के लिए 13 वोट चाहिए थे और बीजेपी को 2 वोट चाहिए थे। बीजेपी ने चलो जिस तरीके से मैनिपुलेशन की, उनने वो 2 वोट 3 वोट, वो अलग चीज़ है, वो सबको पता हो सकता है वो 2 वोट कहाँ से आए, लेकिन हमारा अलायंस इंटैक्ट था। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमारा अलायंस इंटैक्ट था। कांग्रेस के वोट पड़े, सीपीआई का वोट पड़ा, सपोज नेशनल काउंसिल के एंटायरली वोट पड़े और हमें जैसे पीडीपी ने सपोर्ट एक्सटेंड किया, हम डाउट नहीं करते उस पर। लेकिन बीजेपी 2 वोट, चाहे हॉर्स ट्रेडिंग हम कहें या किसी चीज़ को कहें, उन्होंने 2 वोट मैनेज किए, उनकी स्ट्रैटेजी वहाँ कामयाब हो गई। G50 आपके पास था, लेकिन उसके बावजूद भी एनसी पे जो है शक किया जा रहा है। एनसी पे शक कोई नहीं कर सकता है, उनकी मजबूरी है जो ये शक कर रहे हैं, उनकी सियासत इस पे चलती है, उनको अपने पुराने दाग धोने हैं इसीलिए कि वो हमको अटैक करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कॉन्फिडेंट भी थे और शुक्र करते अल्लाह ताला का, जो हमारा जो वोट शेयर था वो बराबर रहा और कहीं कहीं ज़्यादा भी पड़ा 2 सीट्स पे। पीडीपी लीडर पीरजादा मंसूर ने दावा किया कि एनसी ने बीजेपी को राज्यसभा चुनाव में आसान रास्ता दिया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती तो वो कई असेंबली सीटें जीत सकती थी। देखिए, हुकूमत होती है जवाबदेह लोगों के पास, इनको लगता है हम जवाबदेह हैं नहीं। जिस दिन उनको लगे हम जवाबदेह हैं उस दिन ये काम करना शुरू करेंगे। एक ही रट लगाई है, हमें स्टेट नहीं है, गवर्नर साहब काम नहीं करने देते। यार, गवर्नर साहब ने आपको वहाँ कईमों में सकीना जी के सामने बोला, मेरे पास पुलिस है, जितने आपको चाहिए मैं दूंगा, बाकी डिपार्टमेंट तो आपके पास। अभी तक यहाँ रिकॉर्ड आपको कहता हूँ 10 से 15% ये है एक्सपेंडिचर है। कश्मीर में होगा नहीं। वी विल फेस ए वेरी हार्श विंटर। जम्मू में होगा शायद, देखिए जम्मू में आज अब काम करने का मौका है अभी, मगर वी विल फेस ए हार्श विंटर। वी विल नॉट बी एबल टू इवन 25% भी हम नहीं कर पाएंगे। तो फिर कब करेंगे? ये जो पैसे, इस पे तो गवर्नर साहब ने किसी को नहीं बोला ना, आप टेंडर में निकालो। अब ये एमएलए साहब जो आजकल एमएलए साहब हैं, ये पता नहीं किस चीज में फंसे हैं। कभी दफ्तर में जाके हाजिरी चेक करते हैं, हमारा काम नहीं है ये, पता नहीं। ये तो ये उनको लगता है हम पहले और आखिरी एमएलए हैं। मैं भी रहा हूँ और बड़ी जबरदस्त मजबूत असेंबली थी तब, हम बने हैं, मगर ये हाजिरी कभी अटेंडेंस के साथ मुझे क्या है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू और कश्मीर की स्टेटहुड की बहाली में लंबे इंतजार पर शदीद तशवीश का इजहार किया और कहा कि इस उम्मीद की रोशनी हर गुजरते दिन के साथ फीकी होती जा रही है। मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो पहले दिन से पुरुमीद थे, लेकिन अब इंतजार की हद हो गई है। सीएम उमर ने मियां अल्ताफ के बयान पर भी अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि वो उन्हें एक मुअज़्ज़ज़ लीडर के तौर पर देखते हैं और उन पर कोई काबिल एतराज तबसरा नहीं करना चाहते हैं। इतना जरूर कहा है कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हो आपको सोच समझ के बात करनी चाहिए। वो तो मेरे वालिद साहब भी मुझे कहते हैं। तो इस हिसाब से मेरे वालिद साहब और मियां अल्ताफ साहब में कोई फर्क है नहीं, मैं उनको उसी नजरिए से देखता हूँ। मेरे एक सीनियर साथी हैं, उनका मशवरा मेरे सिर आंखों पे। बाकी मैंने एक उनके बेटे के हिस्से से ही समझ लीजिए, मैंने उनसे जरूर एक गुजारिश की। मैंने उनसे कहा, मियां साहब जब भी कोई मुझसे बात करनी हो तो मीडिया को छोड़ के आ जाइए ना, बंद कमरे में बात करेंगे, ना उनको पता होगा ना बाकियों को पता होगा, हम ही बात कर लेंगे उतना ही। जम्मू कश्मीर की जो उनकी तो मैं बात ही नहीं करूंगा। ना आप किन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हो ना, कहाँ मियां अल्ताफ और कहाँ वो, जमीन आसमान का फर्क ना। जम्मू कश्मीर सरकार के एक बड़े फैसले के बाद 4 साल बाद जम्मू कश्मीर में फिर से दरबार मूव की रिवायत शुरू होने जा रही है। इसको लेकर जम्मू में बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। आपको बता दें कि 3 नवंबर को जम्मू में दरबार लगेगा। जम्मू सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर और आसपास रंग रोगन का काम तेजी से चल रहा है और सड़कों को भी ठीक करने का काम हो रहा है ताकि सेक्रेटेरिएट जम्मू में खुलने से पहले जम्मू को खूबसूरत बनाया जा सके।
कटरा से श्रीनगर चलने वाली वंदे भारत ट्रेन नवंबर महीने से जम्मू से श्रीनगर की तरफ चलेगी। पहले रेलवे की तरफ से इसे सितंबर में जम्मू से चलाने का फैसला किया गया था, लेकिन जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर चल रही तामीरी काम की वजह से ये मुमकिन नहीं हो पाया था। लेकिन अब रेलवे ने इसे नवंबर महीने से जम्मू से चलाने का फैसला लिया है। हालांकि अभी तारीख तय नहीं की गई है। इस ट्रेन के जम्मू से चलने से आम लोगों और सयाहों को बड़ी राहत मिलेगी। LAHDC लेह का 5 साल का मुद्दत कार 1 नवंबर को पूरा हो रहा है, लेकिन अब तक नई काउंसिल के इलेक्शंस की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक मरकज के ज़ेरे इक़्तिदार रियासत इंतजामिया वजारत दाखिला से सलाह लेकर काउंसिल की पावर आर्जी तौर पर किसी मकामी अफसर को मुमकिन है कि डिप्यूटी कमिश्नर को सौंप सकती है। LAHDC लेह का कयाम 2 नवंबर 2020 को हुआ था। इस दौरान हाल ही में लेह में 24 सितंबर के तशद्दुद के बाद हालात को देखते हुए इंतजामिया स्टेबिलिटी बनाए रखना चाहती है। हॉर्टिकल्चर महकमे उधमपुर की तरफ से आज 10 किसानों की टीम श्रीनगर के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर के लिए रवाना की गई। ये टीम 5 रोज का ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेगी, जिसमें किसानों को हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड मैनेजमेंट और जदीद बागवानी टेक्निक सिखाई जाएगी। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ये किसान अपने अपने गाँव में जाकर बाकी किसानों को भी नई टेक्निक के बारे में मालूमात देंगे, ताकि उधमपुर जिले के पहाड़ी इलाकों में सेब की बेहतर पैदावार हो सके। किसानों के इस टीम को जिला कमिश्नर्स ऑफिस कॉम्प्लेक्स से DC सलोनी राय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हाँ सर, हम लगभग जो हमारे ज़िला में कुछ किसान हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन पे कुछ काम कर रहे हैं, जिनके बाग हमने हाई डेंसिटी प्लांटेशन स्कीम में अभी पिछले फाइनेंशियल ईयर में लगाए हैं। तो उनको बेसिकली हाई डेंसिटी प्लांटेशन एक नई टेक्निक है, तो उसको सिखाने के लिए हमने एक हमारे इंडिया का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जिसका नाम सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर टेम्परेट हॉर्टिकल्चर श्रीनगर में है, जो एप्पल पे और अदर जो टेम्परेट क्रॉप्स पे काम कर रहा है। तो वहाँ पे ये क्लास वर्क होगा और साथ में प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन भी होगी। वहाँ बहुत बड़े बड़े साइंटिफिक आर्चर्स लगे हैं, तो उनको जो मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, ट्रेनिंग और प्रूनिंग टेक्निक्स एप्पल में बहुत ज़रूरी हैं। तो वो हमारे लोगों को आती नहीं है, तो हमने एक स्पेशल उनके डायरेक्टर डॉक्टर वर्मा जी से बात करके 10 लोगों का हमने 5 दिन का वहाँ पे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम पहले से ही फिक्स करवाया था, जो आज DC मैम द्वारा हरी झंडी दी गई है। तो ये आज हमारा जो टूर जा रहा है श्रीनगर में ट्रेनिंग कैंप लग रहा है, वहाँ जो हार्टिकल्चर का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, क्योंकि ये अल्ट्रा हाई डायनेस्टी एप्पल जो है हमारे इलाके में बीच में लग रहा है, तो उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है। इसलिए हमारे ऑफिसर जो हैं हार्टिकल्चर के, उन्होंने जो प्रोग्राम रखा हुआ है ट्रेनिंग के लिए उधर श्रीनगर में, उसके लिए हम जा रहे हैं। अभी तो नए बाग लगे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि अच्छा बेनिफिट है इसमें। तो नए बाग लगे हुए हैं, लेकिन अच्छा बेनिफिट है इससे। पहले साल ही इसमें कुछ फ्रूट आ गया था। आज हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट उधमपुर की तरफ से टूर जो जिन्हें अल्ट्रा हाई डायनेस्टी एप्पल प्लांटेशन की हुई है, तो हम किसानों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि आज हम एक इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में, जो कि सिथ इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर कश्मीर में है, जो कि ये ठंडे एरिया के लिए है, जो प्लांटेशन होती है वहाँ पे है। तो आज हमें एक अच्छा मौका मिला जिससे हम खुद भी सीखेंगे और अपने गाँव जो अपने जितने भी एरियाज़ में उनको भी सिखाएंगे, टेक्निकल चीज़ें हमें सिखाएंगे ये। तो इसलिए सर आज हम इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमें मौका मिल रहा है सर जाने के लिए। के अंडर अलग अलग फार्मर्स को स्पेशलाइजेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस में भेजा जाता है। और आज इस स्कीम के तहत जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन एप्पल प्लांटेशन कर रहे हैं, उन फार्मर्स को श्रीनगर भेजा जा रहा है। 10 फार्मर्स यहाँ से जा रहे हैं जिनको हाई डेंसिटी प्लांटेशन के बारे में वहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसके अलावा भी हम जम्मू कश्मीर के बाहर भी लगभग 35 लोगों को ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। और हमारी कोशिश यही है कि फार्मर्स को टेक्निकल एक्सपर्टीज़ मिले ताकि वो
हाई डेंसिटी प्लांटेशन, जिसमें जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा चलाया गया HADP प्रोग्राम में भी बहुत सब्सिडी प्रोवाइड कराई जा रही है, उस सब्सिडी का फ़ायदा उठा पाएँ और अपने आउटपुट को बढ़ा पाएँ। पीर की गली इलाके में वाइल्ड लाइफ महकमे की तरफ से मेगा सफाई मुहिम चलाई गई। इस मुहिम में रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स और म्यूनिसिपल कमेटी शुपैया ने मिलकर हिस्सा लिया। मुहिम का मकसद इस खूबसूरत जगह को साफ सुथरा रखना और उसकी कुदरती खूबसूरती को बरकरार रखना था। अफसरान और मुलाजमीन ने पुरजोश तरीके के साथ हिस्सा लेते हुए प्लास्टिक कचरा और फैली गंदगी को इकट्ठा किया। इस दौरान लोगों को माहौलियात के लिए बेदार रहने और जिम्मेदार सयाह बनने का पैगाम दिया गया। अफसरान ने अपील की कि लोग सफाई का ध्यान रखें और आने वाली पीढ़ियों के लिए पीर की गली की कुदरती खूबसूरती को महफूज रखें। क्लीनेस ड्राइव का ताल्लुक है। हम अपनी जो प्रोटेक्टेड एरियाज है वहाँ पे कंटिन्यूसली हम ये क्लीनेस ड्राइव करते आए हैं और आगे भी करेंगे। तो ये आज का जो प्रोग्राम था ये इस तरह से ख़ास था कि यहाँ पे हमने DFO साहब, डिप्टी डायरेक्टर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स और तहसीलदार शिपियन की शिरकत इसमें थी और बहुत सारे लोग आए और यहाँ पे एक अच्छी तरह से क्लीनेस ड्राइव हुई। जो हमारे लश्करी मीडोज़ है यहाँ पे पीर की गली में, तो यहाँ पे पूरा जो फेंका गया था जो कचरा इस साल, क्योंकि इस साल थोड़ा सा वो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक यहाँ से खुला था, उस तरह से थोड़ा दबाव ज़्यादा पड़ा था इस साल। तो रिसेंटली न्यूज़ में भी आया था, इसलिए हमने क्लीनेस ड्राइव करके उसको पूरा जो है कोशिश करेंगे हम उसको ओरिजिनल जो इसका प्रिस्टीन लैंडस्केप है उसको वापस लाएंगे। आज हमने रखा था जिसमें वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट हमारा, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और रेवेन्यू का एक जॉइंट एक एवेंचर था। आज ये क्लीनिनेस ड्राइव हमने ये कंडक्ट किया है पीर गली में। बेसिकली फोकस तो वही है, जैसे आप जानते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल जितनी भी ये मटीरियल है, जैसे पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, लोग यहाँ फेंक के जाते हैं, इवन डायपर्स तक यहाँ फेंक के जाते हैं और ये तो वैसे भी नहीं फेंकना चाहिए। और ये तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इस साइड आपको पता है ये हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और उस तरफ तत्ताकुट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ऐसे प्रिस्टीन एनवायरनमेंट में फेंक के जाते हैं और ये तो डिग्रेड होता नहीं है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी यहाँ फैली थी। तो हमने एक ही जॉइंट इनिशिएटिव लिया। आज तकरीबन 3 क्विंटल से ज़्यादा मटेरियल हमने यहाँ कलेक्ट किया है जॉइंटली और हम यहाँ से कलेक्ट करके लेके जा रहे हैं। हम तो करेंगे अपने लेवल से जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का बनता है, बट लोगों को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि जब हम कहते हैं या तहूरु शत्रुल ईमान, जो तहारत है वो निस्फ ईमान है, तो उसका ये मतलब खाली नहीं है कि हम खुद साफ रहें, बल्कि जहाँ से गुजरे हैं, जहाँ बैठे हैं, वहाँ भी अगर हम गंदगी करके जा रहे हैं तो काफ़ी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है हमारी एजुकेशन के बारे में, हमारी अपब्रिंगिंग के बारे में, हमारी फैमिली के बारे में। बारामूला के डिप्यूटी कमिश्नर मिंगा शेरपा ने गुलमर्ग में अफसरान के साथ एक अहम मीटिंग की, जिसमें खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 6ठे एडिशन और सर्दियों की तैयारियों पर चर्चा हुई। मीटिंग में गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO तारिक अहमद नायक समेत कई महकमे के अफसर मौजूद रहे। DC शेरपा ने कहा कि अक्टूबर का महीना खत्म होने वाला है, इसलिए पहले से तैयारी करना जरूरी है। अगर वक्त रहते सभी इंतजाम पूरे कर लिए जाए तो सर्दियों में आने वाले चैलेंजेस को आसानी से संभाला जा सकता है। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि सयाहों को महफूज और हमवार तजुर्बे देने के लिए सभी महकमे मिलकर काम करें। ये इंश्योर करने के लिए कि पावर सप्लाई रहे, ये इंश्योर करने के लिए कि पूरी प्रॉपर यहाँ पे वाटर सप्लाई रहे, क्लीन सैनिटेशन रहे, तो जितने डिफरेंट हमारी फैसिलिटीज़ हैं उन सब के बारे में एक रिव्यू किया, क्योंकि आपको पता है आप वी आर एट अक्टूबर एंड, जब तक हम लोग अर्ली एडवांस प्लानिंग नहीं करेंगे तो फिर हमें विंटर्स में मुश्किलात आनी पड़ेगी। पर हमारी बड़ी अच्छी टीम है यहाँ पे जो काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, तो मैं होप करता हूँ जैसे पिछले 2-3 सालों में हमने बड़ा अच्छा इसमें काम किया है, आने वाले इस साल में भी हमारा अच्छा सा प्रोग्रेस रहेगा और इंश्योर करेंगे गुलमर्ग में जो भी आएगा उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। नहीं, जैसे आपको मैंने बताया जो स्पेशली हमारी टूरिस्ट का एक दिक्कत आती है जब वो गाड़ी का लेते हैं, तो उसमें मैंने रिक्वेस्ट किया है CO साहब, SDM साहब, SDPO साहब और ARTO साहब को भी, वो जल्द ही एक मीटिंग करेंगे सारे हमारे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ में, एक रेट फिक्स करेंगे। उसके बाद जितने भी हमारे प्रोमिनेंट लोकेशंस है, गुलमर्ग में हो, टंगमर्ग में हो, हम साइन बोर्ड्स में लगाएंगे। प्लस आपने देखा होगा टंगमर्ग में MC के डिजिटल बोर्ड्स भी हैं, वहाँ पे हम रेट्स डिस्प्ले करेंगे सो दैट जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं उनके पास रेट्स अवेलेबल हो और उसी रेट्स में वो ये जो ट्रैवल कर पाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।